नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला 2014 में दोबारा आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन और इस वक्त मुंसिफ टीवी के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अब्दुल हमीद शौकत साहब, जनाब शाजिद पाशा साहब, जनाब फ़खरुद्दीन साहब। वेस्ट बंगाल की श्री रामपुर पार्लियामेंट्री नशिस्त से इन्हें भी शिकस्त हुई है और जो अहम उम्मीदवार जो आज मुंतखब हुए हैं उनमें नरेंद्र मोदी वडोदरा और वाराणसी दोनों जगहों से इन्होंने कामयाबी हासिल की। सोनिया गांधी रायबरेली बरेली से, साक्षी महाराज उन्नाव, वरुण गांधी सुल्तानपुर। वाज़ेह है कि BS येदियुरप्पा ये हाल तक जो है बीजेपी के वज़ीर आला थे कर्नाटका में, बाद में फिर ज़ाती अख्तलाफात के बाद में इन्होंने कर्नाटका जनता पार्टी क़ायम की और असेंबली इंतखाबात में इन्होंने बीजेपी को शिकस्त का सबब बने, बीजेपी के लिए शिकस्त का सबब बने और फिर दोबारा बीजेपी में शामिल हुए और वो आज शिमोगा पार्लियामेंट्री नशिस्त से वो मुंतखब हुए हैं। मुलायम सिंह यादव भी कामयाब हुए हैं। चांदनी चौक से हर्षवर्धन को कामयाबी हासिल हुई है। अनुपम खेर की अहिल्या किरण खेर भी कामयाब हुई है चंडीगढ़ से। सुषमा स्वराज भी कामयाब हुई हैं। VK सिंह जो साबिका फौजी सरबराह रहे वो गाज़ियाबाद से वो कामयाब हुए हैं। नितिन गडकरी नागपुर से कामयाब हुए हैं। परेश रावल जो नामवर फिल्मी अदाकार है वो भी अहमदाबाद ईस्ट से कामयाब हुए हैं, जबकि अरुण जेटली जो कि बीजेपी के कोर कमेटी के अहम कायद समझे जाते हैं वो जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुमित्रा महाजन इंदौर से कामयाब हुई हैं। कमलनाथ कांग्रेस के अहम कायद है, ये कामयाब रहे। LK आडवाणी को कामयाबी हासिल हुई। उमा भारती झांसी से वो भी कामयाबी हासिल हुई है। मनोज तिवारी ये भी कामयाब हुए हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से ये कामयाब हुए और E अहमद जो मुस्लिम लीग के कद्दावर कायद हैं उनको भी कामयाबी हासिल हुई है। P करुणाकरन बुजुर्ग कांग्रेस कायद है, इन्हें भी कामयाबी हासिल हुई है। अहम कायदीन की फहरिस्त में अनंत कुमार बीजेपी के कायद बेंगलोर साउथ से इन्होंने कामयाबी हासिल की। महबूबा मुफ्ती PDP के कायद हैं, ये कश्मीर की अनंतनाग से इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। फिल्म अदाकार से सियासतदान बनने वाले शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना को कामयाबी हासिल हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि साबिका रेलवे मिनिस्टर रहे हैं UPA गवर्नमेंट में, गुलबर्गा से इनको कामयाबी हासिल हुई है। शांता कुमार भी कामयाब हुए हैं। वीरेंद्र कश्यप शिमला से कामयाब हुए हैं। नाज़रीन ये कुछ अहम कायदीन हैं जिसमें हेमा मालिनी मथुरा से शामिल हैं, ये भी कामयाब हुए हैं। ये मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कायदीन थे जिन्होंने कामयाबी हासिल की और अहम कायदीन जो शिकस्त फाश हुए उनके हमने नाम पहले ही आपको सुनवा दिए हैं। ये आज का हमारा मजमूई जो है 543 नशिस्तों की तफसीलात थी। हुसैन आगे जी बिल्कुल सही कि नाज़रीन ये जो अभी अब्दुल हमीद शौकत साहब आपको तफसीलात बता रहे थे, ये वो बड़े नेताओं के ताल्लुक से आपने किन शख्सियतों ने इंतखाबात में जीत हासिल की है और किन बड़े शख्सियतों को नाकामी का मुँह देखना पड़ा है पूरे हिंदुस्तान के इंतखाबी नताइज के सिनारियों में अभी आपने सुना है। इस वक्त हमारी रिपोर्टर गीतांजलि दिल्ली से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गुफ्तगू करते हैं क्या कुछ सूरत हाल है दिल्ली की। जी गीतांजलि, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त जब कि भारतीय जनता पार्टी ने 284 सीटें हासिल कर ली हैं और NDA की अगर बात करें तो तकरीबन 330 के करीब उन्हें सीटें मिल चुकी हैं। अब तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो पहले से डिक्लेयर हो चुका था। मैं समझता हूं कि बीजेपी के खैमों में, बीजेपी के ऑफिस में अब कैबिनेट बनाने की बातचीत चल रही होगी, खुशी का माहौल होगा। क्या कुछ दिल्ली में इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल हुसैमुद्दीन, आपने सही कहा कि इस वक्त अगर माहौल की बात करें तो सुबह होली और रात दिवाली, यही कुछ जश्न का अंदाज रहा आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी समर्थक
दशकों का, और अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके संकेत आज बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने भी दिए। और साथ ही अपील करी अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि संयम बरतें, क्योंकि बहुत खुशी का जश्न माहौल है, लेकिन ऐसे में अगर आगे सफलता के नए आयामों को बीजेपी को छूना है तो उसमें संयम बरतने की जरूरत है। साथ साथ अगर आपको बात करें कल का डे प्लान क्या होगा, कल से बीजेपी की रणनीति क्या होगी, तो जो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट ये कहें कि देश के अगले वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वो 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और यहाँ पर अपना रोड शो करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले जो आज रिजल्ट की कॉपी हैं वो प्रेसिडेंट को भेज दी जाएंगी। गौरतलब है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लेकर आती है सत्ता में, उसे प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन आता है और सरकार बनाने का दावा पेश करना हो, तो ये एक अपडेट है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है और 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से वहां से जीत फतह किया, और वडोदरा से 5,66,000 से भी ज्यादा मतलब वोटों से जीते, एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और साथ ही आगे अगर बात करें यूपी की सियासत की, जहां पे कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे आए, उस पर अधिक जानकारी देने के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हमारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राहिल रजा मौजूद है। राहिल, तुमसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस बार ये जो रिजल्ट आए हैं और 80 सीट थी यूपी में, बीजेपी ने 73 सीट ली है, क्या कहना चाहेंगी? चौंकाने वाले थे, अंडरकरंट था? अंडरकरंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी की लहर थी पूरे प्रदेश में, यूपी में। साथ ही इसकी बात आप अगर करें तो पिछली बार बीएसपी और एसपी को अच्छी खासी सीट मिली थी, लेकिन इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हुए, इस बार जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिली, ये बहुत अचंभे की बहुत ज़्यादा उसकी बात है कि उनको एक भी सीट नहीं मिली। जहां रीजनल पार्टी का वर्चस्व है, रीजनल पार्टियां हावी रही और उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन ऐसा लगा कि नमो फैक्टर जो मोदी वेव से उसमें कहीं ना कहीं वो वोट बैंक पीछे छिटक गया, और जो बीजेपी है वो 73, 40, 50 तो कम से कम एग्जिट पोल में भी मिल रहा था, लेकिन 73 सीट हासिल करना यूपी की सियासत में, जिसका रास्ता दिल्ली होते हुए गुजरता। कहते हैं कि यूपी की सियासत में जिसकी सबसे ज्यादा सीट होती है, दिल्ली में भी उसी की सत्ता काबिज होती है। इसे लेकर अब आप क्या आकलन है? देखिए गीतांजलि, सबसे पहली बात तो पूरे देश में मोदी वेव है, ये नो डाउट। इसका असर यूपी में भी देखने को मिला है। लोग यूपी के भी डेवलपमेंट चाहते हैं, यूपी के लोग भी ग्रोथ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, यूथ चाहता है कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, बुजुर्ग चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के भी कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जाएं जिससे उनको सुरक्षित महसूस हो सके। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट का मुद्दा रहा है इस बार के इलेक्शंस में, ना जाति का रहा है, कोई कम्युनल बेस पर नहीं रहा है, बस ये डेवलपमेंट का, ग्रोथ का फैक्टर ज़्यादा रहा है इस बार के लोकसभा इलेक्शन में। बिल्कुल, धर्म जाति से परे हटकर विकास के मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा गया है। और अगर बात करें विकास की, तो आज एक विकास की तस्वीर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में भी देखने को मिली है, जहां इस समय पे आमतौर पर अमूमन जो सामान्य दिन होते थे वहाँ सन्नाटा पसरा रहता था या थोड़ी बहुत आवाजाही होती थी, वहाँ आज रोशनी से ये पूरा जो बीजेपी हेडक्वार्टर है ये लबालब है। और आप देख सकते हैं जो बीजेपी लीडर हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लीडर्स का तांता पूरे दिन लगा रहा। और अगर इस पूरी जीत के जश्न को अगर क्रेडिट दे जी कि जो नरेंद्र मोदी की यूथ ब्रिगेड थी उसने बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, जब बीजेपी सत्ता में 10 साल बाद वापसी कर रही है। और गीतांजलि जी, अगर हम इस इलेक्शन की गुफ्तगू करें तो बात आम आदमी पार्टी के बगैर अधूरी है, जबकि इस कोई बड़ा उन्होंने कारनामा अंजाम नहीं दिया है। लेकिन जहां तक अभी आपने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विकास के मुद्दों की बात की है, आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने और उनकी पार्टी ने लोगों के सामने, अवाम के सामने इस बात को बारहा रखने की कोशिश की कि ये जो विकास के मुद्दे वो गुजरात के बताए जा रहे हैं, गुजरात को मॉडल के तौर पर जो पेश किया जा रहा है वो गलत है और बीजेपी के पीछे बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर का हाथ है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद भी अवाम ने बीजेपी को चुना है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी का आरोप है या कहें कि कुछ कथित पार्टियों का आरोप है, गलत नहीं है, काफी हद तक सही भी है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो भी नरेंद्र मोदी को चाहता था। लेकिन अगर जमीनी हकीकत पर आकर देखें तो वाकई जो ये इतना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और वहां पर इस तरीके का मतलब मैंडेट मिलना
उसे मैंडेट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कई सारे इसके मायने, अगर ये कहा जाता है कि नहीं कॉर्पोरेट जगत ने नरेंद्र मोदी को जिताया है तो शायद इंसाफी होगी वो देश की उस आवाम के साथ जिन्होंने नरेंद्र मोदी को आज देश का अगला वजीर आजम बनाया है। नो डाउट कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म रहा है नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक करियर है उसमें, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जब उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की हो इस पे उनके धुर विरोधियों का पलटवार ना हुआ हो। लेकिन ऐसा लगा कि गुरु मूवी का डायलॉग मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि जब लोग आपसे जलने लगे तो समझो आप तरक्की कर रहे हैं। और आज वही डायलॉग नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर पे एकदम सटीक साबित हो रहा है कि जिस तरीके से ध्रुव विरोधी पार्टियों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया उसका फायदा उन्हें हुआ। अगर अच्छा होता कि वही ध्रुव विरोधी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी थी, चाहे कांग्रेस थी, अगर वो अपने एजेंडे पे काम करती बजाय नरेंद्र मोदी को कोसने के या बीजेपी को कोसने के, शायद आज वो बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दे रही होती और साथ ही साथ जो इतनी बुरी हार कांग्रेस के हुई है जो कि 1984 के बाद और बीजेपी फुल मैंडेट के साथ क्लियर मेजॉरिटी के साथ आई है। जी गीतांजलि, इस वक्त स्टूडियोज में गीतांजलि इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ अब्दुल हमीद शौकत साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वो आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। गीतांजलि जी अरुण जेटली जो है बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर है, खदावर कायद हैं और वो जो है इंतखाबात इलेक्शन हार चुके हैं, फिर यहाँ पर मोदी वेव काम क्यों नहीं आया? क्या वजह थी अरुण जेटली की हार की? क्या वजह हो सकती है? क्या वजह बता रहे हैं बीजेपी? देखिए अरुण जेटली, बिल्कुल आपने बहुत बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। इस हार का अंदेशा बहुत पहले से था। एग्जिट पोल में भी वहां कांटे की न सिर्फ टक्कर दिखाई दे रही थी बल्कि साफ पता चला था कि बीजेपी के हाथ से ये स्टेट निकल रहा है। और इसका सबसे बड़ा अगर रीजन देखा जाए तो वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, अकालियों के साथ उनका गठबंधन है और वो कहीं ना कहीं वहां पर एंटी इनकम्बिनेंसी फैक्टर ने काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वजह वहां की रही है। गीतांजलि, एक और सीधा सवाल आपसे ये है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में उनके चेयरमैनशिप में ये इंतखाबात बीजेपी लड़े, अगर ये इंतखाबात एल.के. आडवाणी की चेयरमैनशिप में लड़े जाते तो क्या बीजेपी पावर में नहीं आ पाती? देखिए बात ये नहीं है कि ये अगर इंतखाब आडवाणी जी की लीडरशिप में लड़े जाते तो वो पावर में आती या नहीं आती। बीजेपी ने आडवाणी को 2 मौके दिए थे। 2004 में भी जब मौका दिया था, जब उन्होंने अटल बिहारी को साइडलाइन, मतलब उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अटल बिहारी को साइडलाइन किया था और उसके बाद 2004 का शाइनिंग इंडिया नारे के साथ उन्होंने आगाज किया था। लेकिन वो शाइनिंग इंडिया नारा फ्लॉप रहा और ठीक उसी तरीके से 2009 में भी जनता ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी का मामला था और नरेंद्र मोदी का जो एग्रेशन स्टाइल था वो लोगों को पसंद आया और उसी बिहाफ पर बीजेपी ने भी और आरएसएस ने भी अपना खुद का सर्वे कराया। उनकी पॉपुलैरिटी को ही ध्यान में रख के उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, उसका फायदा यहाँ पर होते हुए दिखाई दिया। और उनकी अगर जब बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, वो बहुत सॉलिड थी। आरएसएस ने भी अपनी पूरी ब्रिगेड नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए उतार दी थी। गीतांजलि, तो ऐसा नहीं था कि अगर आडवाणी को, शायद बीजेपी भी कोई अब रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि उन्हें लग रहा था कि जो देश की आवाम है वो नरेंद्र मोदी के जो स्पीचेस हैं, जो उनकी बातें हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं हो रहा है। और वैसे भी या तो सबसे, चाहे बात सियासत की हो या फिल्मी दुनिया की हो, हिट और फ्लॉप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है और सबसे ज्यादा कि वो व्यक्ति कितना कंट्रोवर्शियल है। जो कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है वो भी कहीं ना कहीं अहम योगदान अदा करती है उसकी सक्सेस और फ्लॉप में। आखिरी सवाल आपसे कि आपने कहा कि जो है कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हो तो कामयाबी मिलती है, और ये भी एक स्टंट है। मैं एक रास्त सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बीजेपी की जीत है, क्या इसका अहम फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी है या मोदी फैक्टर है? देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इस पे हमारी बात खुद बीजेपी लीडर से भी सुबह हुई थी, बलबीर पुन साहब से। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा था कि इतना मैंडेट आ जाएगा बीजेपी को। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बार जो लहर थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरीके से कैश किया और लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने फिट कर दी कि इस बार मोदी लहर है। और अब की बार जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी की, मतलब उनका जो नारा रहा कि अब की बार किसकी सरकार, बच्चा बच्चा बोलता है कि अब की बार मोदी सरकार। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो उनका दूसरा नारा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हालांकि ये सुझाव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का था जब प्रवासी दिवस के दिन उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसे नरेंद्र मोदी ने बहुत स्मार्टली कैश किया और अपनी पार्टी का स्लोगन बना के पेश किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वाकई अब ऐसा लग रहा है कि
अच्छे दिन शायद जो जनता ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है उसे देखकर लग रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कैसे अच्छे दिन आए हैं कि एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं कि रेल किराया 20 मई से बढ़ने जा रहा है। अब महंगाई पे लगाम लगाने की बात बीजेपी ने की है कि 6 महीने में 25% महंगाई कम कर देगी, और इधर रेल किराया बढ़ने की खबर आना, अब पता नहीं कि कैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर ये वक्त बताएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि यहाँ पर मौजूद हम बीजेपी की जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से भी बात करें और आपको बताएं कि वो जीत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि वो थोड़ा भी बिजी हैं और लेकिन उनका यहाँ पर रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे तो कि वो इस वक्त क्या कहना। सर बीजेपी फुल क्लियर मेजोरिटी के साथ यहाँ आ गई है, पूरा दिवाली का जश्न ऐसा लग रहा है, सुबह होली का था। आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए खुशियाँ तो है ही, एक अरसे बाद कम से कम इस देश में ख़ास तौर से किसी एक पार्टी की फुल मेजॉरिटी आई है और राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इतना ही नहीं, जो हिंदुस्तान की राजनीति में कास्ट और पंथ की शायद राब्ता हम किसी वजह से मुनक़ता हो गया है। ये हमारी रिपोर्टर थी गीतांजलि जो दिल्ली से हमें लाइव अपडेट दे रही थी कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त दिल्ली की है, किस तरीके की वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जी अगर हमारी आवाज़ आप सुन रही हैं आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी महत्वपूर्ण चुनाव रहा है। देखिए डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने यहाँ पे साफ कहा है कि जो जाति पंथ की राजनीति थी वो यहाँ पर टूटी, और वाकई ये वो उसका टूटना इस देश की सियासत के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी की लहर है, परिवर्तन की लहर है? देखिए इस लहर को आप नरेंद्र मोदी से ही जोड़ करके देखें, क्योंकि यह बड़ा परिवर्तन जो भी हुआ है ये नरेंद्र मोदी द्वारा ही लाया गया है। इसलिए परिवर्तन और लहर नरेंद्र मोदी को अलग अलग ढंग से आप नहीं देख सकते। वैसे इस जो भारी परिवर्तन हुआ है ये सत्ता का और व्यवस्था का एक साथ परिवर्तन हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेता, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहा है वो नरेंद्र भाई मोदी का जो अथक प्रयास और परिश्रम था वह रहा है। नो डाउट कि सत्ता और व्यवस्था का परिवर्तन है, और जो मोदी की जो यूथ ब्रिगेड है उसने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। लेकिन एक सवाल और, क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस के खिलाफ, जो वंशवाद के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार महंगाई के खिलाफ गुस्सा वो फूटा और कमल खिला, साइकिल पंक्चर हो चुकी थी, हाथी ने घुटने टेक दिए और लोगों ने हाथ का साथ छोड़ दिया? देखिए सच्चाई तो ये है कि हम लोगों ने हमेशा लोकसभा के इस चुनाव को मुद्दे पर रखा, और इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? महंगाई थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, और देश के विकास की जो दर गिरी हुई थी वो। तो आपकी सरकार की बनने की खबर आते ही रेल किराया 20 मई से बढ़ने जा रहा है? नहीं, हमारे समझ में नहीं आता। हमको भी ये जानकारी मिली और जनता भी इस बात से हतप्रभ होगी कि अब आज एक नई मेजॉरिटी को उनकी स्थिति बनी है और वो सरकार अभी बनने वाली नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री 17 तारीख को रिजाइन करेंगे। उस बीच रेल भाड़े को बढ़ाना या इस तरह की नीतिगत फैसला लेना ये किस कानून और किस संविधान में है, अभी इस पर हम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते कि क्योंकि इसका मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है, पूरा अध्ययन भी नहीं है। पर जहाँ तक हमें लग रहा है कि यह कुछ अजीब सी बात है जरूर, और यही जनता को भी महसूस हो रहा है। हमारे एंकर हैं हुसामुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। हुसामुद्दीन, कुछ अगर आप जानना चाहते हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से तो बताइए। गीतांजलि, शास्त्री साहब से ये पूछिएगा कि अच्छे दिन किसके लिए आने वाले हैं? बीजेपी पॉलिटिशियंस के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, या पूरी हिंदुस्तान की आवाम के लिए? हुसामुद्दीन, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब भी उसका जवाब उतने ही स्मार्टली देने वाले हैं। सर ये बताइए, अच्छे दिन किसके लिए आने वाले हैं? पॉलिटिशियंस के लिए आने वाले हैं, देश की आवाम के लिए आने वाले हैं, किसके लिए आने वाले हैं, या खास एक तबके के लिए आने वाले हैं? नहीं, देखिए जो अच्छे दिन आ रहे हैं ये हिंदुस्तान के लिए, सभी लोगों के लिए आ रहे हैं। ये किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लिए या राजनीतिज्ञों के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए आ रहे हैं। 10 बरस यूपीए सरकार की जो काली रात्रि थी अभी वो समाप्त हुई है और एक सुखद
सुबह हुआ है। इस सुखद सुबह को आप ये सुखद सुबह जो भी हुआ है ये पूरे देश के लिए हुआ है, सबके लिए हुआ है। हुसैमुद्दीन, आपने सुना कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो काली रात्रि है उसका अंत होगा, एक सुखद सुबह आई है। हालांकि कहने का अभिप्राय इनका हो सकता है कि राम राज्य लौटा है। जी, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि, इन मालूमात को हम तक पहुंचाने का। वहाँ पर जो भी बीजेपी के इस वक्त नेता हैं, हमारी जानिब से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद कह दीजिएगा कि बहुत बड़ी बहुमत के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदुस्तान में एक नई तारीख बनाई है, ये बहुत अहम बात है कि अगर बीजेपी या एनडीए आ भी जाती लेकिन वो उस बहुमत के साथ नहीं आती तो शायद सरकार चलाने में दुश्वारी होती। लेकिन जो 272 का टारगेट था, उस टारगेट को बड़ी आसानी से और तकरीबन 290 के करीब उन्होंने जो सीटें बिल्कुल हुसैमुद्दीन, बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म करने में मुंसिफ टीवी ने बहुत अहम रोल अदा किया है। इसलिए सर आप हमें थैंक्स कहिए ना कहिए, लेकिन हम आप बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि एनडीए ने क्लियर मेजोरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई है। देखिए, सच्चाई ये है कि हम पूरे देश का थैंक्स कह रहे हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों का जो जनता के बीच में हमारी बातों को ले जाकर के रखने का काम किए, उनका मैं अलग से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे देश की बहुत भोली भाली जनता है। जनता के सामने असली तथ्य जा ही नहीं पाता था, पर इस बार मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और मीडिया ने जनता के बीच में जा करके हमारी अपील को, भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से जो अपील थी कि इस देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जिस तरह से विकास की दर रोक दी गई है, और बेरोजगारी का आलम यह है कि 1% अगर विकास की दर घटती है तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार होते हैं। ये सब बातें जब जनता के बीच गई है तो आज उसका प्रतिफल ये मिला है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए मैं मीडिया के लोगों को भी खासतौर से उनकी भूमिका के लिए, उनकी सकारात्मक भूमिका के लिए उनको धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। तो हम भी यहाँ पर अपने टीवी के तमाम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि कल फिर सुबह होगी नई उम्मीदों के साथ, नई रोशनी के साथ, और आप भी देखते रहिए मुंसिफ टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि, इन मालूमात को हम तक पहुंचाने का। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी सोलंकर शास्त्री साहब ने कहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों के लिए और तमाम समुदाय के लोगों के लिए एक नई सरकार, एक नई सुबह लेकर आएगी, और सबके लिए जो समझिए कि आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी शुरुआत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन मालूमात को हम तक पहुँचाने का। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अब तक हम गुफ्तगू कर रहे थे नेशनल सिनारियो पे, बात करेंगे हमारे फखरुद्दीन साहब से कि रियासतों की अगर हम सूरत हाल देखें तो क्या कुछ नतायज आज सामने आए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुल्क भर में इंतखाबात, आम इंतखाबात मुनक़िद हुए, उसी तरीके से रियासत आंध्र प्रदेश में असम्बली इंतखाबात भी मुनक़िद हुए, और जुमला असम्बली के 294 असम्बली इंतखाबात के लिए रायदही हुई थी, और उसके आज नतायज जारी हुए, जिसमें 2 हिस्सों में, यानी कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया था कि 2 जून को रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक सीमांध्र का हल्का है और दूसरा है तेलंगाना का। इसी तरीके से तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं और 119 असम्बली की सीटें हैं, और जब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 25 सीटें लोकसभा की हैं और उसके बाद 175 असम्बली की सीटें हैं। आज जो इंतखाबात हुए तेलंगाना में पूरी तरीके से टीआरएस को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल हुई है, और टीआरएस हुकूमत फार्म कर सकती है, यानी कि हुकूमत तश्कील दे सकती है। जिस तरीके से 61 सीटें आज टीआरएस को हासिल हुई हैं, और लोकसभा की जहाँ तक बात कही जाए 11 से ज़्यादा सीटें, 11 सीटें की टीआरएस ने 63 सीटें जीती जी हाँ। तो इसी तरीके से असम्बली लोकसभा की भी 11 सीटों पर टीआरएस को कामयाबी हासिल हुई है। और तेलंगाना में जहाँ तक देखा जाए तो कांग्रेस का मौक़िफ़ बिल्कुल कमज़ोर रहा। हालांकि वो लोग अगर चाहते तो कांग्रेस कायदीन तेलंगाना का सेंटिमेंट लेकर कुछ कामयाबी हासिल कर सकते थे, मगर यहाँ के जो कायदीन हैं वो पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे, और यहाँ पर वो लोगों ने सिर्फ 17 सीटों पर, असम्बली की 17 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, और एक पार्लियामेंट नशिस्त से भी कामयाबी हासिल की है। 2 पार्लियामेंट नशिस्तों से जी अभी 2 पार्लियामेंट नशिस्त से कामयाबी हासिल की है। और अहम कायदीन, जिस तरीके से निज़ामाबाद की अगर सीट की बात कही जाए तो के कविता जो केसीआर की दुख्तर हैं, उन्होंने पहली मरतबा असम्बली इंतखाबात, पार्लियामेंट इंतखाबात का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह शानदार मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल की हैं। और इसी तरीके से तेलंगाना के अहम कायदीन, जिस तरीके से हम बात कही जाए वी हनुमंत राव है,
और दानम नागेंद्र है, मुकेश गौड़ है, और अहम कायदीन सीमा आंध्रा के किशोर चंद्र देव है, और उसके बाद पल्लम राजू है। ये लोगों ने भी अपने अपने मुकामात से वहाँ के मुकामी लीडरों के मुकाबले में हार चुके हैं जी। और आंध्रा तेलंगाना साहिली आंध्रा में 175 नशिस्तों में से टीडीपी को 101 नशिस्त मिल चुकी हैं और एक नशिस्त में आगे चल रही हैं। तो इस एतबार से साहिली आंध्रा में जो बात कही जा रही थी वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी हुकूमत तश्कील देंगे, एक बात ज़माने से चलती आ रही थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी ने वहाँ पे ख़तई अक्सरियत हासिल की है और वो तनहा हुकूमत क़ायम करने के मौक़िफ़ में है, जबकि वहाँ पर बीजेपी के 4 उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और बीजेपी यकीनी तौर पर इनकी हलीफ होगी। वैसे इन्हें बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साहिली आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू को गैर मुतवक्का तौर पर ये नताइज हासिल हुए हैं। बरखिलाफ इसके कि तेलंगाना में भी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। ये भी कामयाबी गैर मुतवक्का है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी से उम्मीद नहीं थी कि वो तेलंगाना रीजन में भी इस तरीके से कामयाबी हासिल करेगी। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि तेलंगाना में टीआरएस के चंद्रशेखर राव के ज़ेर क़यादत टीआरएस अपने बलबूते पे हुकूमत क़ायम करने के मौक़िफ़ में है और साहिली आंध्रा में तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में हुकूमत क़ायम करने के मौक़िफ़ में। यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि आप आपके इंतखाबात के नताइज देखेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम ने किसी भी पार्टी को ख़तई अक्सरियत से नवाजा है, चाहे वो बीजेपी हो, टीडीपी हो या टीआरएस हो। यहाँ पे फ्रैक्चर्ड माइंडेड नहीं है, यहाँ पे तजब्जुब का शिकार के हालात नहीं है। यहाँ पर तमाम जमातों को भरपूर तायद हासिल हुई है और कंप्लीट माइंडेड मिला है और ये जमहूरियत के लिए एक अच्छी मिसाल है, अच्छी आदत है आवाम की जानिब से होना चाहिए। जी साजिद पाशा साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कर्नाटक के इंतखाबात के बारे में। ये लोकसभा कर्नाटक के इंतखाबात 28 सीटों में से जो ज़्यादातर सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। जैसा कि अभी गीतांजलि बता रही थी कि यूपी की अगर बात करें तो 80 में से 73 सीटों पर कब्जा किया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी उतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन है क्या वजह है कि ख़ास तौर पर कर्नाटक को अगर हम देखें तो कर्नाटक में बीजेपी को ज़्यादा फायदा हुआ है? कर्नाटक में बीजेपी पिछले कुछ अरसे से मजबूत होते आ रही थी जी, जिसका एक सबूत भी है कि 5 साल कर्नाटक असम्बली पे वो हुकूमत भी करी और हाल ही दिनों में असम्बली में जो बीजेपी को नुकसान हुआ तो बीजेपी को रायदहिंदों ने इनकार नहीं किया था, बल्कि बीजेपी के कायदीन अपने आपसी रसाकशी को लेकर अपने आपसी इख्तलाफात से के सबब उनकी पार्टी को असम्बली चुनाव में शिकस्त हुई थी। जब पार्लियामेंट इलेक्शन को बीजेपी के लीडरान ने मुत्तहिदा तौर पर लड़ा तो अवाम ने गुज़िश्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में वही 19 बीजेपी को 19 नशस्तों पर पार्लियामेंट के लिए मुंतखब की थी और आज भी 18 पार्लियामानी की सीटों पर बीजेपी को मुंतखब की है। तो हमेशा से कर्नाटक से बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट से नशस्तें मुंतखब होते आए हैं, जो आज भी हुए हैं। लेकिन दूसरी अहम बात ये देखने में कि कांग्रेस जो हमेशा मुसलमानों को लेकर, बैकवर्ड तबके को लेकर, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी लोगों को लेकर काम करती थी, इस बार इस इलेक्शन में मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, दलित, इन तबक़ात को कांग्रेस ने सिर्फ एक हद तक अपनी पार्टी का वोट बैंक महसूस किया जी, वोट बैंक महसूस करके इलेक्शन लड़ा है। और इसी का नतीजा हुआ कि जब पसमानदा तबके की तबक़ात कांग्रेस से नाराज़ हो जाते हैं तो सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि वो देश में कहीं भी नहीं जीत सकते जी। जैसे कि कर्नाटक पार्लियामेंट इलेक्शन में जब टिकट के बंटवारे का मसला चल रहा था तो अक़लियतें जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, इन तमाम तबक़ात के कायदे ने बैठकर क्रिश्चियन को 2 और 4 मुसलमानों को टिकट का मुतालबा किया था। जी फ़खरुद्दीन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बात अभी जैसा कि हमारे शौकत साहब ने कही मुस्तहकम हुकूमत की कि मैंडेट जो अवाम ने इस बार दिया है, अगर आपने तफसील से सीमा आंध्रा और तेलंगाना का जिक्र किया कि तेलंगाना में भी बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है टीआरएस पार्टी को, और सीमा आंध्रा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तेलुगुदेशम पार्टी को, सेंटर की हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी और को समझिए या फिर एनडीए को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है। इस वाज़ेह अक्सरियत का
किस तरीके से हुकूमतें अवाम की खिदमत में आने वाले दिनों में किस तरीके की अवाम की खिदमत करेंगी? जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आला कायदीन ने, जैसे चंद्रबाबू नायडू की अगर बात कही जाए तो उन्होंने हैदराबाद को अपने दौर इख्तिदार में 10 साल दौर इख्तिदार में यानी कि 2004 से पहले उन्होंने हैदराबाद को जिस अंदाज में जो तरक्की दी है उससे अवाम बिल्कुल ठीक थे, यानी कि वो लोग उससे मुतमईन थे। और अब इसी तरीके से उन्होंने सीमांध्रा में भी अपनी तशहीर के दौरान कहा था कि मैं सीमांध्रा को कामयाबी के बाद इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर नशिस्तों से कामयाबी के बाद यहाँ पर भी इसको भी सीमांध्रा को भी सिंगापुर की तर्ज पर तरक्की दूंगा। तो इसी बुनियाद पर वहाँ की अवाम ने जहाँ वहाँ की तरक्की को महसूस करते हुए, उनके वादों को महसूस करते हुए तेलुगु देशम को इख्तियार सौंपा है। जी, लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो जगन मोहन रेड्डी हैं, बहरहाल वो सियासत में नए खिलाड़ी हैं उनके वालिद के बाद, लेकिन उनकी भी समझिए कि बहुत ज़्यादा फ़ैन की हवा चल रही थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि फ़ैन उस तरीक़े पर, यानी कि जो मौसम गर्मा में हवा फेंकना चाहिए था उसकी स्पीड आखिर में क्यों कम हो गई? जी बिल्कुल सही। अगर फ़ैन को कंटिन्यूस चलना चाहिए था तो उन्हें जनरेटर का भी इंतज़ाम करना था, मगर उन्होंने नहीं किया। सिर्फ लाइट के बलबूते पर, करंट के बलबूते पर उन्होंने अपना फ़ैन चलाया। वो थोड़े दिन तक चलने के बाद में करंट, बिजली गुल हो गई और इसी तरीके से फ़ैन बंद हो गया। यानी कि उनकी बदउनवानी से और उनके वालिद की बदउनवानी से अवाम अच्छी तरीके से वाकिफ़ थी और उन्हें सबक सिखाया है। और इसी तरीके से अगर वहाँ की बात कही जाए तो वहाँ पर पूरे तरीके से तेलुगु देशम और बीजेपी में जो इत्तेहाद हुआ है उसका रास्त फ़ायदा तेलुगु देशम का हुआ और वाईएसआरसीपी को शिकस्त हुई है। जी दुल्हमी साहब, क्या आप भी ये समझते हैं कि बीजेपी के अलायंस की वजह से तेलुगु देशम पार्टी को सीमांध्रा में फ़ायदा हुआ है, या फिर वो अपने बलबूते पर फ़ायदा हासिल किया है? क्योंकि एक बात जो इंतखाबात से पहले जो सुनने में आ रही थी, दौरान इंतखाबात जो सुनने में आ रही थी, वो ये थी कि जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का ताल्लुक़ है, का मामला है, वो एक समझिए कि मंझेवे सियासतदान हैं, गो के गुज़िश्ता कुछ दिनों से बरसर इक़्तिदार नहीं रह पाए थे, लेकिन वो सियासत और बल्कि हुकूमत चलाने का तजुर्बा रखते हैं। और सीमा आंध्रा के लोगों के ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि वो बहुत ही होशियार लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जहां चंद्रबाबू नायडू को हुकूमत सौंपी है, तो क्या एक तजुर्बेकार सियासतदान के हाथ में उन्होंने हुकूमत को सौंपने का फैसला जो किया है वो ठीक है? देखिए हुसाम, वाईएसआरसीपी जो है नई जमात है, उनके पास ग्रास रूट लेवल पर वर्कर उतना बेहतर वर्कर नहीं है जैसा कि कांग्रेस अपने तेलुगु देशम पार्टी में और कांग्रेस में मौजूद है। क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी कई ज़माने तक बरसर इक़्तिदार रही है, अपोजिशन में भी रही है, तो कुछ वक्त के लिए रही है, तो उनका एक स्ट्रक्चर रहा है, उनका एक कैडर रहा है, तो वो कैडर का एडवांटेज उनको मिला। इसके अलावा यकीनी तौर पर बीजेपी का भी कुछ फ़ायदा उन्हें हुआ है। मैं पूरा क्रेडिट बीजेपी को देकर चंद्रबाबू नायडू की जीत को जो है गलत करार नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ पे जो फ़ायदा हुआ है, एक तो जगन की बदउनवानी की वजह से, दूसरे टीडीपी कैडर की वजह से। आप देखेंगे ये तो सीमा आंध्रा का इलाका है जहाँ पे उन्हें हुकूमत कायम कर सकते थे, तो वहाँ पे अवाम ने उन्हें इख्तियार सौंपा। तेलंगाना में जहाँ पे समझा जा रहा था कि टोटली टीडीपी एलिमिनेट हो जाएगी, नॉन एक्टर रहेगी, इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा और ये खला कौन पुर करेगा, एक सवाल ज़माने से उठ रहा था। तेलंगाना में भी टीडीपी को 15 नशिस्तें मिली हैं, ये भी काबिल गौर बात है। यानी कि बरसर इख्तियार कांग्रेस को 20 से 21 नशिस्तें मिले हैं और तेलुगु देशम को, जो कि नॉन एक्टर और नॉन सीरियस पार्टिसिपेंट आप कह सकते हैं, उनको 15 नशिस्तें मिली हैं। तो ये 15 नशिस्तें मुस्तकबिल में तेलुगु देशम के वजूद को तेलंगाना में बरकरार रखने का सबब बन सकता है। जी नाज़रीन, वक्त तो चला है एक मुख्तसर वक्फे का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फैसला 2014 इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वक्त तो चला है यहाँ पे वक्फे का, तो जाइएगा नहीं, लौटेंगे हम कुछ ही देर बाद। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज दिन भर का जो रिज़ल्ट आते रहे, जो नताइज सामने आते रहे, किस तरीक़े का अवाम ने मैंडेट दिया है और किस तरीक़े से ख़ास बात आज के इंतखाबात की रही है। अगर हम आंध्र प्रदेश में जो 2 रियासतें बन रही हैं, तेलंगाना और आंध्रा रायलसीमा, और फिर ख़ास तौर पर अगर हम मरकज़ की बात करें तो यहाँ तीनों मकामात से समझिए कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ अवाम ने अपने नुमाइंदों को चुना है, अपने पास
पार्टियों को चुना है और मरकज़ में बीजेपी इक़्तिदार बनाने के मौक़िफ़ में आ चुकी है। और अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS जो पार्टी है, चंद्रशेखर राव जिसके प्रेसिडेंट हैं, वो पार्टी ने यहाँ पर समझिए कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। और बात करें अगर आंध्रा सीमा की, तो वहाँ पर सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत 101 सीट्स हासिल कर ली हैं। और साथ ही साथ इन दोनों इलाक़ों में जहाँ पार्लियामेंट की जो लोकसभा के इंतखाबात हुए उसमें भी TRS पार्टी ने तेलंगाना से और फिर वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने सीमा आंध्रा से काफ़ी सीट हासिल किए हैं। अब बात रह चुकी है हैदराबाद की। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के ताल्लुक़ से भी लोगों में इस वक्त शायद बेचैनी होगी कि हैदराबाद का रिज़ल्ट क्या निकला है। इस सिलसिले में हम रुख करते हैं हमारे सहाफ़ी फ़खरुद्दीन साहब के पास कि हैदराबाद की सीटें, ख़ुसूसन अगर हम पुराने शहर की बात करें तो क्या कुछ नताइज आज रहे। जी बिल्कुल, पुराने शहर की अगर बात करें तो जहाँ तक है जो मुस्लिम जमात MIM है, उसने पुराने जो साबिक़ में जो 7 सीटों पर कब्ज़ा किया था उसी को बरकरार रखा। ऐसे तो उम्मीद किया जा रहा था कि उससे ज़्यादा नशिस्तें हासिल होंगी, मगर उन्होंने कामयाब उसमें ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में नाकाम रहे। जिस तरीके से राजेंद्र नगर है और दूसरे इलाके बंजारा हिल्स है, जुबली हिल्स है, इन हलकों से भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, मगर वो नाकाम रहे। और पार्लियामेंट की रही बात, हैदराबाद पार्लियामेंट की नशिस्त की बात, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो पार्टी के बानी हैं और सदर भी हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है और अपने हलीफ जमातों को उन्होंने शिकस्त दिया है। जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने वहाँ से मुकाबला किया था। हैदराबाद की हमने गुफ्तगू की है। हमीद साहब से, अब्दुल हमीद शौकत साहब से हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पर चंद एक सीटों को लेकर हैदराबाद में तशवीश समझिए कि खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। अगर हम नामपल्ली की बात करें या खुदपुरे की बात करें और अगर हम अंबरपेट की बात करें तो कुछ सीटों से अंदेशे थे, लेकिन वही वहाँ पर नताइज आए जो साबिक़ा में थे। अंबरपेट से किशन रेड्डी जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने जीत हासिल की है। उसी तरीके से याकूतपुरा से भी मुमताज़ अहमद खान साहब जो तकरीबन 20 सालों से वहाँ पर MLA रहे हैं, उन्होंने ही कामयाबी हासिल की। और फिर इसके साथ में नामपल्ली की अगर हम बात करें, वहाँ से भी मजलिस ने ही कामयाबी हासिल की है। वही पार्टियों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि कुछ लोग समझ रहे थे कि यहाँ से बदलाव हो सकता है। इम्कानात थे, जो है ना मुकाबला सख्त था, लेकिन बावजूद सख्त मुकाबले के मजलिस को ये नशिस्तें हासिल हुई और किशन रेड्डी को भी अपनी नशिस्त जीतने में कामयाबी हासिल हुई। बरखिलाफ़ इसके कि जैसा आप देख रहे हैं, मुकेश गौड़ सिटिंग मिनिस्टर है जी, वो हार चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले में। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना सख्त मुकाबले के बाद में जो है नतीजे मुख्तलिफ नहीं आए हों, आए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे नतीजे आए हैं। दानम नागेंदर वो भी रियासती वज़ीर हैं, वो भी हारे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सख्त मुकाबले के बावजूद भी वो अपनी नशिस्तें महफूज रखने में कामयाब रही है। बात रही सीटें महफूज रखने की, अगर हम फ़खरुद्दीन साहब हम बात करें MIM की, इस बार कुछ ज़्यादा नशिस्तों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स ठहराए थे और ख़ास लोकसभा के लिए भी उन्होंने एक से ज़ायद लोगों को, एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को उन्होंने इस बार इलेक्शन में मौका दिया था, लेकिन सिर्फ वही नशिस्तें वो महफूज रखने में कामयाब हुए हैं जो इससे पहले उनके पास थी। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे तो उन्होंने तकरीबन मुकामा से, जैसे नामपल्ली की अगर बात कही जाए तो वहाँ पर भी नए कैंडिडेट को उतारा था, जैसे जाफ़र हुसैन मेराज को, और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। यानी कि इनकी जो 7 सीटें हैं वही परमानेंट रही, बाकी को उनको छोड़कर दूसरी सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। जिस तरीके से सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो वहाँ पर भी उन्होंने नाकाम रहा, और उसके बाद जुबली हिल्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी उन्होंने नाकाम रहा, और इसी तरीके से राजेंद्र नगर हल्के की बात है, वहाँ पर भी उन्होंने नाकाम रहे। तो इससे ये समझ में आता है कि जो पहले के जो सीटें जो फिक्स हैं, जिस तरीके से 2009 इंतखाबात में या 2004 में थे, वही सीटों से फिर दोबारा उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हालांकि उन इलाकों से अपने कैंडिडेट्स को कुछ हद तक बदला है, बावजूद इसके उन्होंने फिर वही सीटों से हासिल की, यानी कि पुरानी सीटों को बरकरार रखने में कामयाब रहे। कोई नई बर्ताव यानी कि तब्दीली नहीं आई उनमें।
और इसी तरीके से कहा जाए तो मजमूई तौर पर यह कह सकते हैं कि उन्होंने पुरानी सीटों पर ही कामयाबी हासिल की है, नई सीटें कोई हासिल नहीं हुई है। बात आपने की कि MIM ने जो पुरानी उनकी जो सीटें नशिस्तें थी उसी पर कामयाबी उन्हें हासिल हुई है, कोई नई नशिस्तों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इजाफा नहीं हुआ है। हैदराबाद से सदुद्दीन अवैसी साहब ने कामयाबी हासिल की और इसी तरीके से पुराने शहर की हैदराबाद की जो 7 नशिस्तें उनकी रही हैं, मलकपेट और याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा और चार मीनार और इसके अलावा 1-2 सीटें और हैं, नामपल्ली की सीट भी उन्होंने हासिल करने में बहरहाल कामयाबी हासिल की है। कहीं नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो फ़ायदा भी नहीं हुआ है। उससे हटकर अगर हम दोबारा हम इस ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं, हम शौकत साहब, क्या वजह है कि कांग्रेस की हिकमत अमली मुकम्मल तरह से कांग्रेस आंध्र प्रदेश में नाकाम हुई है, जबकि उन्होंने तेलंगाना ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश की तकसीम का जो बोल्ड स्टेप था वो स्टेप भी आखिरी वक्त में समझिए कि बत्ती बुझाकर किया पार्लियामेंट में, काफ़ी उसके ऊपर चर्चा रही, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो तेलंगाना में अपना कोई रोल निभा सके, ना उन्हें जो है सीमा आंध्रा में कोई वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है। शाम ये बात तो तय थी कि सब साहब के आंध्रा में कांग्रेस को तो कोई नशिस्त नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि रियासत को टुकड़े करने का इल्ज़ाम कांग्रेस पे ज़रूर आया, लेकिन कांग्रेस को तेलंगाना में फ़ायदा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जब बाइफर्केशन की बात हो रही थी उसके बाद में कुछ ये ख्यास किया जा रहा था कि दोनों अलहदा रियासतें क़ायम करके फ़ौरी तौर पर वहाँ पर वज़ीर आला का तक़र्रुर किया जाएगा, चिरंजीवी को वहाँ पर वज़ीर आला बनाया जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ नाम गश्त कर रहे थे, तो इसमें एक वज़ीर आला की दौड़ की रसाकशी शुरू हो चुकी थी तेलंगाना में। उसको फिर जो है जो मुख्तसर वक्फे के लिए जाना रेड्डी को PCC सदर बनाया गया, फिर जाना रेड्डी को हटाकर पुनला लक्ष्मया को बनाया गया। तो कांग्रेस एक अरसे दराज से कांग्रेस में अंदरूनी खलफशार की आदि रही है कांग्रेस, वो भी बहुत हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार है। और जो मुकामी कायदीन हैं नागेंदर और मुकेश गौड़, इनका अपना मौक़िफ़ अलग था, ये तेलंगाना हामी नहीं थे, ये तेलंगाना मुखालिफ कायदीन कहलाए जाते थे। लेकिन जिस तरीके से ख़ास तौर पर स्टेट बाइफर्केशन को रोकने की और फिर 2014 इंतखाबात के नज़दीक लाकर इसको तेलंगाना को अलहदा करने की समझिए कि जो हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की थी, लेकिन इसका फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? हालांकि मैं समझता हूँ कि तेलंगाना को अलहदा करने से जिस तरीके का उस वक़्त सिनेरियो बन चुका था, कांग्रेस ये समझ रही थी कि अगर हम अपनी हुकूमत के रहते मरकज़ में, सेंटर में, पार्लियामेंट में हम इसका बिल पास कर देंगे और फिर तेलंगाना में हम इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि तेलंगाना में कांग्रेस को नशिस्तें हासिल नहीं हुई है? कांग्रेस पुरुम्मीद थी कि KCR अपने वादे पे क़ायम रहेंगे और उन्होंने जो ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस तेलंगाना देती है तो TRS को कांग्रेस में ज़म कर देंगे। तो यहाँ पे सियासी वादे हैं, अवाम के साथ किए गए वादे सियासी कायदीन नहीं निभाते तो सियासी जमातों के साथ किए हुए वादे वफ़ा करना ज़रूरी नहीं है, यकीनी नहीं है। ये कुछ सूरत हाल TRS के सामने पेश आई और उन्होंने पार्टी को ज़म करने से ज़म नहीं किया, न सिर्फ ज़म नहीं किया बल्कि अलायंस के लिए भी आगे नहीं है। इसका रास्त असर कांग्रेस पे पड़ा, अवाम को ये महसूस हुआ कि कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। और दूसरी अहम वजह यह रही कि कांग्रेस जो है ये तेलंगाना तहरीक में ग्रास रूट लेवल से TRS का रोल रहा है, तो वहाँ से जो है अवाम TRS के साथ जुड़ी हुई रही मूवमेंट से, वो एतबार से भी TRS को एडवांटेज मिला है और ये एडवांटेज कांग्रेस को नहीं मिल पाया। जी, हम साजिद पाशा साहब से मैं जानना चाहूँगा कि जिस वक्त अब जबकि तेलंगाना और सीमा आंध्रा की रियासतें दो अलहदा तश्कील पा रही हैं, ऐसे में अगर जहाँ पर जो हुकूमत होती मरकज़ में भी वही हुकूमत होती तो शायद इसका रास्त फ़ायदा पहुँच सकता था। तेलंगाना में तो ऐसा नहीं हुआ है, TRS ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की और TRS ने बिल्कुल आखिर वक्त में ये कहा था कि हम अगर NDA को ज़रूरत पड़ेगी नशिस्तों की तब भी हम उनकी हिमायत नहीं करेंगे, ऐसा उनका TRS पार्टी का कहना था। लेकिन बहरहाल जो नतायज इस वक्त सामने आ चुके हैं उसमें NDA को बल्कि समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को TRS के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अददी ताकत के हिसाब से वो बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन रही बात सीमा आंध्रा की, वहाँ पर चूँकि TDP ने BJP से अलायंस किया है तो और मरकज़ में भी BJP की सरकार बनने जा रही है, तो किस तरीके का फ़ायदा सीमा आंध्रा की आवाम को होगा और किस तरह का नुकसान
तेलंगाना की आवाम को होगा? देखिए उसाम भाई, आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद इलाका सीमा आंध्रा और इलाका तेलंगाना बनने के बाद जो नुकसान सीमा आंध्रा के लोगों का हुआ था, उनको एक खदशा था कि हम हैदराबाद और तेलंगाना एरिया को हम डेवलप कराए थे, यहाँ पे तरक्की ज़्यादा हुई थी, उससे हम बिछड़ने के बाद हम पसमानदा एरिया में जाएंगे तो हमारे जो कारोबार हमारा ये मुतासिर हो जाएगा जी। लेकिन तेलुगु देशम को उन्होंने जो अक्सरियत से कामयाब कराए हैं। तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू एक तजुर्बेकार सियासतदान है और उन्होंने ही हैदराबाद की तरक्की और तेलंगाना की तरक्की में उनका बड़ा रोल रहा है जी। और उनको खुशकिस्मती और एक सुनहरी मौका ये रहा है कि मरकज़ में इंतखाबात से पहले एनडीए का हिस्सा बनी तेलुगु देशम और मरकज़ और सीमा आंध्रा में दोनों बरसर इक़्तिदार आए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चंद्रबाबू अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर, अपने चालाकी की बुनियाद पर, जिस तरीके से उन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो तेलंगाना हैदराबाद शहर को डेवलप करा था, उस तरीके से सीमा आंध्रा को फिर एक बार वो डेवलप कराने में कामयाब हो सकते हैं जी। बहरहाल सीमा आंध्रा जी, एक बात यह है कि सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम को जो अक्सरियत हासिल हुई है, यकीनन इसमें बीजेपी का भी रोल है, क्योंकि वहाँ की आवाम ने ये यकीन हुआ कि अगर चंद्रबाबू नायडू को बरसर इख्तियार लाया जाए तो एनडीए की सपोर्ट से इलाके की तरक्की मुमकिन है। ये एक अंसर था जिसकी वजह से भी तेलुगु देशम को इतनी नशिस्तें वहाँ हासिल हुई। अगर तनहा चंद्रबाबू नायडू इंतखाबात लड़ते तो मुख्तलिफ मौक़िफ़ यकीनन होता था। यहाँ पे वहाँ की आवाम ने सोचा कि मरकज़ में एक हुकूमत, रियासत में वही हुकूमत, उसकी हलीफ हुकूमत होगी तो इलाके की तरक्की होगी। ये भी एक फैक्टर रहा है वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की जीत का जी। रही बात दूसरी, जो तेलंगाना में टीआरएस और मरकज़ में बीजेपी एनडीए जी, इसे अलहदा नहीं कहा जा सकता, क्यों तो टीआरएस ना यूपीए की वफादार है ना एनडीए की मुखालिफ है जी। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, वफादार तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने इसी ये बात की शुरू में वजाहत कर दी कि उन्होंने एक बात ये कही कि हम अगर एनडीए को ज़रूरत पड़ने पर भी हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे। उसके पीछे उस वक्त उनकी क्या पॉलिसी रही होगी वो एक दूसरी बात है, वो हो सकता है उस वक्त भी। और आज के जो चौंका देने वाले नताइज हैं उसमें एक बड़ी बात, खुद जैसा कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता खुद ये कह रहे हैं कि हमें जीतने की तो उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी शानदार जीत और इतनी बड़ी बहुमत के साथ जीतने की उम्मीद नहीं थी। और इसी तरीके से टीआरएस पार्टी का भी जहाँ तक सवाल है तेलंगाना में, तो वो भी समझिए कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि 60 का जो यहाँ पर फिगर अदद यहाँ का की जो है ज़रूरत थी उसके करीब तक वो पहुँच पाएँ, और उस वक्त उन्हें ज़रूरत दीगर पार्टियों की हो सकती थी। इस चीज़ को शायद उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए ये ऐलान किया था, जो शायद उनके लिए नुकसानदा हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो टीआरएस पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव साहब हैं, काफ़ी होशियार आदमी, सियास आदमी हैं, वो ज़ाहिर है आने वाले दिनों के में जो उनकी ख्वाहिश थी चीफ मिनिस्टर बनने की वो मुकम्मल होने जा रही है। और ऐसे में जो उन्होंने वादे किए हैं तेलंगाना के ताल्लुक से, वो वादों को पूरा करने के लिए जाहिर है कि वो मरकज़ी सरकार से भी समझौते कर सकते हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा हमारे फ़खरुद्दीन साहब से कि किस तरीके की सरकार तेलंगाना में बनेगी और अवाम के लिए जो वादे केसीआर साहब ने किए हैं, और ख़ुसूसन अक़लियतों के ताल्लुक़ से मैं जानना चाहूँगा कि जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, जो डिप्टी सीएम बनाने की बात की, और जो मिनिस्ट्री में वजारत में मुस्लिम वज़रा को वजारत देने की बात की, तो क्या अक़लियतों के लिए आने वाले दिन में तेलंगाना में समझिए कि खुशाइन दिन होंगे? जी बिल्कुल सही। जिस तरीके से केसीआर ने अपने इंतखाबी तशहीर के मौके पर, यानी तो उससे साबिक़ में जिस वक्त तेलंगाना तहरीक उरूज पर थी, उस वक्त उन्होंने वादे किया था कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा और साथ ही साथ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी ओहदा दिया जाएगा। तो वो अपने वादे पर कायम हैं, इंशाल्लाह वो अपने वादे को पूरा करेंगे, जहाँ तक हो सके पूरा करेंगे। और रही बात 10% रिजर्वेशन की, तो इसमें इससे पहले की हुकूमत अवाम को ये खदशा है कि साबिक़ में जो कांग्रेस की हुकूमत थी रियासत में, उसमें 4% देने में कई मसाइल मुश्किलात पेश आ रही थी। तो अब इस तरीके से यहाँ पर 10% किस तरीके से दिया जा सकता, ये भी एक बहुत बड़ा अहम चैलेंज है, यानी कि टीआरएस पार्टी के लिए।
मगर ये भी नहीं पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि अगर असेंबली में बिल पास होता है तो उसको पार्लियामेंट में भेजने के बाद वहाँ पर कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से टीआरएस यानी कि केसीआर का अपना वो ख्वाब पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो उन्होंने जो अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस की शिकस्त की सबसे अहम वजह एक ये भी मानी जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जिस वक्त साल 2009 में केसीआर साहब ने जिस वक्त हड़ताल की थी, अगर उसी वक्त ऐलान के मुताबिक पी चिदम्बरम के ऐलान के मुताबिक अगर रियासत तश्कील दी जाती तो इतना बड़ा मसला नहीं होता था। और उसी वक्त जिस तरीके से चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को प्रजा राजम को कांग्रेस में जम किया था, और इसी तरीके से इन्हों भी टीआरएस पार्टी को कांग्रेस में जम करने वाले थे। मगर हालात बदलने के बाद जिस तरीके से अवाम का रवैया है और अवाम में तहरीक किस तरीके से शिद्दत इख्तियार कर जा रही है, इसको देखने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि हम अलहदा रहकर भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हमारी कामयाबी यकीनी है। जी साजिद साहब, अब की बार मोदी सरकार कहीं ना कहीं ये नारा बहरहाल कामयाब हो गया है, मोदी सरकार बनने जा रही है और कुछ ही दिनों में वो हलफ उठा लेंगे। कल 17 तारीख है, मनमोहन सिंह साहब रिज़ाइन करेंगे, वो विदा हो जाएंगे। अब की बार मोदी सरकार ये जो नारा रहा कामयाब रहा, और आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार चलाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी एक तजुर्बेकार सियासतदान है और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना वो बेहतर जानते हैं। वो गुजरात में बतौर चीफ मिनिस्टर अच्छे दिनों तक खिदमत कर रहे हैं, 10 साल का तजुर्बा रखते हैं। उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये जो पीछे आरएसएस कैडर काम करेगा और दीगर जो भी फ़िरक़ाप्रस्त ज़हनियत रखने वाले, तासुब की ज़हनियत रखने वाले अगर नरेंद्र मोदी को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये नरेंद्र मोदी उस हद तक कामयाब नहीं होंगे जिस तरीके के उन्होंने प्लान बनाया है। जी, जैसे बहुत सही कहा आपने कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी यानी कि हर चीज़ में अगर वो आरएसएस को फॉलो करते हैं तो बहरहाल उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। जिस तरीके के उन्होंने तमाम लोगों के लिए विकास की बात की थी, अगर वो अपने वादे पर कायम रह सकते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार चलाने में बहरहाल उन्हें कामयाबी हो सकती है। अब्दुल हमीद शौकत साहब से भी हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में, जैसा कि भी बात आपने की कि आरएसएस के ताल्लुक से कि आरएसएस की सोच और फिक्र को लेकर अगर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं तो वो मुश्किलात में घिर सकते हैं। उन्होंने जो विकास की बात की है, विकास की बात पे ही अगर कायम रहें तो आने वाले दिनों में कामयाब हो सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप आने वाली सरकार को? मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी अक्सरियत मिल गई है बीजेपी को, उनको अक्सरियत मिल गई है, हुकूमत कायम हो गई है। लेकिन हुकूमत कायम होना अलग बात है, हुकूमत चलना अलग बात है। अहम चैलेंज है वो। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर अपने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मशवरे को मलहूज़ रख कर हुक्मरानी करे तो यकीनन बेहतर हुक्मरानी हो सकती है। ये सब झंडे एजेंडे बाजू हटाएं। वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म, अगर नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाते हैं और तमाम तबकों के साथ इंसाफ करते हैं तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी कहलाएंगे, अच्छे हुक्मरान भी कहलाएंगे। नहीं तो किसी एक तबके की आप नुमाइंदगी करेंगे तो ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जी, बहुत अहम बात आपने की कि इस वक्त अब जबकि नरेंद्र मोदी और भी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ चुकी है तो ये अब सिर्फ किसी एक मखसूस तबके की हुकूमत नहीं होगी, बल्कि जैसा कि ख़ुद बीजेपी के लीडर ने कहा कि वो वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो नई सरकार बनेगी वो सारे हिंदुस्तान को साथ लेकर चलेगी, सारे हिंदुस्तानियों को साथ लेकर चलेगी। और आने वाले दिनों में अगर बाकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इस बात पर सोचना चाहिए और ख़ास तौर पर अपनी दाखिली पॉलिसी बनाने के वक्त और साथ ही साथ खारजा पॉलिसी बनाते वक्त भी तवज्जो देनी होगी कि वो किसी एक तबके की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि अब इस पार्टी के अंदर चूँकि विकास की बात वो कर रहे हैं तो सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें शामिल हुए हैं, तभी तो जाकर उन्हें इतना बड़ा समझिए कि मैंडेट मिला है। और ये मैंडेट में कोई एक तबका या कोई एक मज़हब या कोई ज़ात के लोग नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तान की आवाम का साथ मिला है। और जो इस साथ अवाम का जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आ रही है कि जो सरकार गुज़िश्ता में रही है हिंदुस्तान की, वो उसके कई पहलुओं पर उनकी नक़ाइस थे जिसकी वजह से उनका नुकसान उठाना पड़ा। ख़ास तौर पर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, करप्शन का बाज़ार इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि इसकी मार की वजह से जो है एक आम आदमी काफ़ी परेशान था और वो चाहता था कि हिंदुस्तान की इस नई
नई हुकूमत में आने वाले दिनों में कुछ बदलाव आए और उन्होंने ये सोच समझकर ही फैसला किया है, तभी तो जाकर इतना बड़ा मैंडेट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और साथ ही एनडीए को अगर हम कहें तो एनडीए को मिला है। तो आने वाले, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी अपनी हार को, शिकस्त को तस्लीम किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं और उनकी गलतियों की वजह से हार हुई है। वो भी अपनी हार को तस्लीम करते हैं और ये जीत के साथ आगे बढ़ने के अज़ाइम रखते हैं। तो हमारी यही उम्मीद है और हम अपने मुंसिफ टीवी के नाज़रीन की भी यही उम्मीद होगी कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में एक जो नई हुकूमत होगी वो बेहतर हुकूमत होगी, बेहतर हुक्मरानी यहाँ की मिसाल बीजेपी या एनडीए कायम करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला 2014 का आज अख्तिताम होना चाहता है, अभी अख्तिताम होना चाहता है, वक्त ख़त्म हो चुका है। एक मरतबा मैं फिर हमारे अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूं, जनाब फ़खरुद्दीन साहब और जनाब साजिद पाशा साहब जो सुबह से हमारे साथ यहाँ रहे और हमनाबाद कर्नाटक से आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए। इसके अलावा रईस जैदी साहब भी दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब और दीगर, और पटेल साहब, अनवर पटेल साहब ने भी जो काफ़ी मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। साथ ही साथ हम जनाब अब्दुल हमीद शौकत साहब की मशहूर हैं कि उन्होंने हम मालूमात अफज़ें बातें आपके हज़रात के सामने रखी हैं। प्रोग्राम फैसला 2014 का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। हमें पूरी मुंसिफ टीम के साथ दी इजाज़त और देखते रहें मुंसिफ टीवी।